So hi everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome to the channel Simplifying Exams. So बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट डेवलपमेंट के बारे में सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम इस लेसन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इस लेसन के मेन कॉन्सेप्ट को समझने की, तो देखिए बच्चों, अक्सर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर लॉट्स ऑफ पीपल डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज है उसके अंदर इन्वॉल्व है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे जिनकी खुद का अपना काम है, जैसे किसी की अपनी शॉप हो सकती है फूड की, या किसी की क्लॉथ की, या किसी की एक्सेसरीज की, है ना। कुछ टेलर है तो कोई मोची है। मतलब इतने सारे लोग इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो उनका मेन पर्पस क्या है? हर कोई जानता है, मनी। यानी कि आप जो भी काम करोगे तो उससे आपको मनी मिलेगी, और मनी से क्या होता है, आज के टाइम में सरवाइव करता है इंसान। कोई अच्छा तो कोई थोड़ा सा बिलो, कोई एवरेज। बड़ा सिंपल सा है। लेकिन इन सभी एक्टिविटीज के अंदर आपको दो मेन चीजें देखने को मिलेगी। पहली है गुड्स और दूसरी है सर्विस। गुड्स मतलब वो सभी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन की नीड्स को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्लॉथ हो सकते हैं, हमारे फूड्स हो सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स ही तो है, यानी कि गुड्स ही तो है। यानी कि हमने चीजें ली और हमारी जो नीड्स है वो पूरी हो गई। सर्विस क्या होती है? जैसे डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, इनकी अपनी अपनी अलग अलग सर्विस होती है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपको पूरा जो भी आपकी डिसीज या जो भी बीमारी उसे डायग्नोसिस करता है, देन उसके बाद रेमेडीज आपको प्रोवाइड कराता है। टीचर आपके लिए हेल्प करते हैं, लॉयर आपको लॉ से रिलेटेड चीजें बताते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके बदले वो अर्न कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का मेन रोल है, तो जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो रन की जाती है। यानी कि आप देखते हो ना कि लेन देन चलता रहता है। तो इसी वजह से ये जो इकोनॉमी होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस लेसन के अंदर आप इन्हीं सेक्टर्स के बारे में जानोगे कि इतने सारे लोग इतनी सारी कैटेगरी में डिवाइडेड है और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन सभी चीजों को एक जगह के कैलकुलेट करें तो वो कैसे करेंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती है, और ये सेक्टर जो होते हैं वो किन किन कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अपने क्लासिफिकेशन के बारे में। किस चीज का क्लासिफिकेशन? सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन, किन किन फील्ड में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, जिसका स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था। देन उसके बाद बात आएगी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो हर एक टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो आज का मेन फोकस रहेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर रहेगा। तो सवाल यहां पर आता है कि ये सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, तो आइए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो तीन टाइप में मेजरली इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर एक्टिविटीज की बात करें तो इसके अंदर मेजरली हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम के अंदर फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्टर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारा भी मेन फोकस इन तीन ही सेक्टर के ऊपर होना चाहिए। आपने कहीं ना कहीं अपनी 6th to 8th स्टैंडर्ड की क्लास में इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा होगा कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, और ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है उनको भी हम बाद में समझेंगे। और आज के समय इन सभी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है वो भी आपको इसी टॉपिक में पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है प्राइमरी सेक्टर की। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा काम किया जाता है, क्योंकि मेन रिसोर्स जो है ना वो यही माना जाता है। जैसे सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं इसकी डेफिनेशन को और कुछ एग्जांपल्स के साथ। दिस सेक्टर इंक्लूड्स द एक्टिविटीज which are directly associate with the exploitation of natural resources। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशर्स,
पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सब के सब आपको नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज अ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे मैं आपको एक अलग से एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करवाता हूँ। सपोज कीजिएगा कि एक रबर है जो कि एक रॉ मटेरियल है, यानी कि वो कच्चा माल है। अब उसको एक शेप दी जाती है टायर में, मतलब वो कन्वर्ट होगी टायर में, जिसे एक शेप दी गई है। और टायर किस काम आते हैं? व्हीकल्स के लिए। और व्हीकल किस काम आती है? जो हमारे डिस्टेंस है उसे कम समय में पूरा करने के लिए। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर में मेन जो, अगर हम क्रॉप की बात करें तो गेहूं की बात करते हैं, व्हीट की बात करते हैं, है ना। जो आप रोटी खाते हो वो गेहूं ही तो है। गेहूं पहले पीसेगा, मतलब आटा बनेगा, आटे से रोटी बनेगी। इसके अलावा फॉरेस्ट्री की बात करें तो जो फॉरेस्ट्री के अंदर जितने भी वुडन्स आपको देखने को मिलते हैं, लकड़ी देखने को मिलते हैं, तो उनका शेप दिया जाता है। अब वो शेप कैसे कैसे दिया जाता है? जो कि कन्वर्ट होता है एक रेडी प्रोडक्ट में, चाहे वो आपकी चेयर हो सकती है, बेड हो सकता है, अलमीरा हो सकता है। ये सारा फर्नीचर हमें एक आकार देता है, एक शेप देता है ना। फिशर्स के अंदर क्या होता है? दो फिशर्स ट्रेड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाती है। उसके अलावा ये जो पोल्ट्री होती है, तो पोल्ट्री एक प्रकार का, जैसे आप जो प्रोटीन के लिए एग्स खाते हो ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हेल्थ बेनिफिट के लिए। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री जिसके अंदर हम पशुपालन करते हैं, यानी कि जो भी गाय, बकरी, बैल है, इनको हम पालते हैं एक तरीके से। और इनसे हमें क्या रिवेन्यू जनरेट होता है? तो इनसे सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करें तो जितने भी आप डेयरी प्रोडक्ट देखते हो, चाहे वो मिल्क हो या फिर बटर हो या फिर आपका पनीर हो, ये सारी चीजें हमें इन्हीं चीजों से प्रोवाइड होती है। इसलिए हमें इनकी केयर करनी पड़ती है और बदले में हमें ये सारी चीजें मिलती है। तो ये आप देखोगे सभी की सभी चीजें आपको प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलेगी। सो ये सभी बच्चों एक तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज माने जाते हैं, जिसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो इन सब का यूज करते हैं और अपनी फैसिलिटीज के लिए जो भी उन्हें चीज बनानी होती है वो उसको बना लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल हो गए। उसी तरह जब मैंने आपको बताया था एक दूसरे से ये कोरिलेटिव है, तो आप जब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हो तो इसमें क्या होता है कि इन दिस सेक्टर द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है बच्चों? एक वर्ड आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग। तो वही चीज होती है, जैसे मैंने आपको रबर का एग्जांपल दिया था जो कि शेप में कन्वर्टेड होकर टायर बना, या व्हीट का एग्जांपल दिया था ब्रेड बनी। इसी तरह चेयर का एग्जांपल दिया था, जो वुडन से चेयर बनी, बेड बना, अलमीरा बना। तो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और कहीं ना कहीं उसे एक रेडी प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। दिस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड लेबर। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है? मशीन और लेबर की वजह से। आप देखते हो बड़े बड़े आपको कारखाने देखने को मिलते हैं, वहां पे इतनी हैवी मशीन होती है जिसे बहुत सारे लेबर्स या कुछ लेबर्स उसे चला रहे होते हैं, जो कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करती है। सिंस दिस sector gradually become associated with the different kind of industry that come up, it also called industrial sector। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो एक तरीके से आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाया जाता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं बच्चों आप देखोगे कि आज के समय जो भी आप चीजों को यूज कर पा रहे हो वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये सभी एग्जाम्पल इसके अंदर देखने को मिलेगा। आप इस साइड में इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। और जब टर्शरी की बात की जाती है तो मैंने आपको कुछ सर्विसेज के नाम बताए थे, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, ये सभी क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर और दिस सेक्टर इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ सर्विस। अब वो सर्विस किस किस टाइप की हो सकती है? एग्जांपल की अगर बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा, ऐसे सभी के सभी सेक्टर जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और ये हमारी ही नीड्स होती है ना। तो आप कह सकते हो कि सर्विस सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट द रेस्ट बोथ ऑफ द सेक्टर। अब आप मशीन का यूज कर रहे हो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, अगर मशीन खराब होगी तो उसे ठीक करने कोई ना कोई मैकेनिक तो आएगा ही ना। तो जब वो ठीक होगी तो कहीं ना कहीं उसको जो प्रोवाइड हुई वो सर्विस प्रोवाइड हुई, है ना। तो दोनों सेक्टर में वो काफी हेल्प करते हैं। दिस सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम एंड कंसर्न। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है जो हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए, जो हमारी जीडीपी को ग्रोथ दिलाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमें फोर्थ और फिफ्थ एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। आप देखते हो कि लोग मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो
मोटिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं और मोटिवेशन की वजह से अर्निंग भी करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्टर में भी हमें देखने को मिल पा रही है, लेकिन मेजरली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में ही इस लेसन में बात कर रहे हैं। होप्स कि ये तीनों ही सेक्टर काफी इजी थे, एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि इनका कंपैरिजन किस बिहाफ पर किया जाता है, कैसे इनका कंपैरिजन किया जाता है, कैसे ये तीनों सेक्टर कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वो जो टॉपिक है वो आपको इस वाले में समझ आएगा। तो टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ द थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिए बच्चों, एज थाउजेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि हमने बात करी, गोइंग अराउंड इन ऑल थ्री सेक्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें भी हमने बात कर रहे हैं, इट मेक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक अकाउंट ऑफ एवरी सच एक्टिविटीज। तो इन सभी का अच्छे तरीके से देखभाल करना इम्पॉसिबल सा लगता है, हाँ भाई लग सकता है, क्योंकि इतने सारा कैसे मैनेज किया जाएगा, तो वो मैनेज किया जा सकता है। वो कैसे, एग्जांपल देखिए, इफ 10 kg व्हीट, यानी कि जो गेहूं है वो 10,000 किलो गेहूं इज सोल्ड एट 20 रुपीज पर केजी, यानी कि 10,000 किलो जो गेहूं है अगर उसे बेचा जाता है 20 रुपए पर केजी, 1 किलोग्राम के रेट पर, तो उसकी वैल्यू हम इजिली निकाल पाते हैं। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ द व्हीट विल बी 2 लाख रुपीज, यानी कि सिंपल सा मैथ है कि 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो इजिली निकल जाएगी। एक और एग्जांपल दिया गया, द वैल्यू ऑफ द 5,000 कोकोनट एट ₹15 रुपीज पर कोकोनट विल बी 75,000, यानी कि जो 5,000 कोकोनट है, नारियल है, अगर उसे 15 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी 75,000। सो दैट इज व्हाई बच्चों द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन थ्री सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप। अब ये सभी चीजें जो होती है वो हमारे इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है, जो कि जीडीपी का पार्ट बनता है। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो कि आने वाले पार्ट्स में आपको इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। लेकिन सवाल यहां पर ये आता है कि जब हम इन सभी चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो किस लेवल की चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कैलकुलेशन के अंदर। तो अगर हम बात करें कैलकुलेशन की कि कौन सी वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि हम जब भी चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि फर्स्ट और सेकंड वाली चीजें यूज नहीं की जाती कैलकुलेशन में, तो उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। तो यहां पे एग्जाम्पल दिया गया एक फार्मर का, जो कि अपने गेहूं यानी कि जो व्हीट्स है वो फ्लोर मिल को 20 पर केजी के हिसाब से सोल्ड यानी कि बेच देता है। तो जो गेहूं पीसने वाली चक्की होती है ना, तो ये जो होती है मिल ग्राइंड्स व्हीट को क्या करती है, एक तरीके से फ्लोर के तौर पे, मतलब गेहूं है उसे पीसा तो आटा बना, तो वो जो आटा बना वो बिस्किट कंपनी को 25 पर केजी के हिसाब से बेच देती है। मतलब आप देखिए, किसान ने गेहूं पीसने वाली एक मिल को 20 रुपए के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से अपना गेहूं बेचा, तो उन्होंने 20 रुपए खर्च करे। अब उन्होंने क्या किया, इस गेहूं को एक तरीके से पीसा और उससे आटा बनाया। तो वो जो आटा है उन्होंने क्या किया, बिस्किट कंपनी को 25 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 20 रुपए में खरीदा और पीस के उसे 25 रुपए में बेच दिया। इसके बाद क्या होता है कि द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज अ शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। तो अब ये बिस्किट कंपनी क्या करती है, उनके पास आया आटा, तो उन्होंने इसके अंदर शुगर यानी कि चीनी और ऑयल को मिला के बिस्किट के 4 पैकेट बनाए, क्योंकि शुगर और ऑयल का भी तो कहीं ना कहीं प्राइस लग रहा है। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इट सेल्स बिस्किट इन दी मार्केट। तो बिस्किट जो होते हैं उन्होंने मार्केट में क्या किया, कंज्यूमर यानी कि ग्राहकों को 80 रुपए में 4 पैकेट प्रोवाइड कराए, यानी कि पर पैकेट उनके लिए 20 रुपीज का हो गया, तो 4 हो गए 80 रुपीज के। तो आप यहां पर देख रहे हो कि इतनी सारी बनाने के बाद कंज्यूमर को एक तरीके से जो चीज मिल रही है वो 80 रुपीज की मिल रही है, यानी कि पैकेट्स की बात करें तो पर पैकेट 20 रुपीज का उसे देखने को मिल रहा है। सो दैट इज वाई बच्चों जो बिस्किट है आर द फाइनल गुड्स होगा, यानी कि व्हीट यानी गेहूं, फिर देन हमारा फ्लोर यानी आटा, और उसके बाद बिस्किट कंपनी को वो सारी चीजें मिली तो ऑयल शुगर डाल के बिस्किट बनाया, तो बिस्किट हो गया हमारा फाइनल गुड्स। और यही जो गुड्स है क्या करता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है ना। तो इसी के अंदर आप देखोगे जो पहला और दूसरी चीज है उसका भी जो प्राइस है वो ऐड होता है, यानी कि जो किसान ने एक तरीके से गेहूं पीसने वाली मिल को अपना गेहूं दिया था वो पैसा भी इसके अंदर जुड़ गया, और गेहूं पीसने वाली कंपनी ने जो
आटा पीस के बिस्किट कंपनी को दिया था वो पैसा भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया, और वो सारा इंक्लूड करने के बाद बिस्किट कंपनी ने मार्केट में प्रोडक्ट उतारा तो कंज्यूमर को वो 80 रुपीज का पड़ा, जिसके अंदर पहला दूसरा जो अमाउंट था वो भी इन्वॉल्व ही था। तो कुछ इस तरीके से हम इन सेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। सो इसीलिए इसमें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही इंक्लूड किया जाता है। होप सो कि बच्चों आप ये चीजें अच्छे तरीके से समझ चुकेंगे, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेसन। होप सो कि बच्चों आपको तीनों ही एक्टिविटीज के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, और बाकी हम इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि इन सभी एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, और साथ ही ये जो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या उनका यूजेस है। सो वो आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।